एक रेज़िलिएंट पाकिस्तान की तरफ जो जर्नी है, ये अदारा उस पे बेसिकली एक जी, जी। बुनियादी रोल प्ले करेगा। और हमारा काम रिस्क रिडक्शन का है, जी, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का। उर्दू लिटरेचर की अगर जी, हम बात करें, तो नॉवेल्स में ख़ास तौर पे उदास नस्लें, मुख्तसर तारण के जो जी, सफ़रनामे जी। थे शुरू के, वो बहुत अच्छे थे। उसी तरह से बहाओ एक अच्छा नॉवल था। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बड़ा डिज़ास्टर्स इश्यू और है। ये जितने भी वो आफ़ात आ रही हैं, तो आज से 20 साल या 30 साल के बाद इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में और ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। बिल्कुल। तो नई नस्ल ने अपने आप को तैयार करना, मैं बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को एनकरेज करूँगा कि बच्चों को, बच्चियों को ख़ास तौर पे, उनको इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए, इन साइंसेज़ को पढ़ना चाहिए, जी, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं बहुत और ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और ये जो हिमालय का सिस्टम है, हुँ, हम उसके बिल्कुल नीचे हैं, तो उस वजह से हमारे ऊपर उसका काफ़ी इम्पैक्ट है। लेकिन ये ग्लोबल फिनोमेना आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हुँ। अ, पाकिस्तान ये जब कन्वर्ट होता है मुख्तलिफ डिज़ास्टर में, चाहे वो सैलाब की शक्ल में जी, हो, चाहे वो जो बारिशों का पैटर्न है वो बिल्कुल ही बदल जाता है, उसकी शक्ल में हो, या वो हीट वेव्स की शक्ल में आ जाता है। कुछ इलाकों में ड्राउट चल रहा होता है, जी, जहाँ पे कहत एग्ज़ैक्टली। साली चल रही होती है। तो ये सारे के सारे बल्कि कुछ स्टडीज़ अब तो ये बता रही हैं कि जो कोविड और पैंडेमिक के मसाइल थे, जी। वो भी किसी हद तक क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं हूँ अज़रा आलम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं सीईओ नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट मिस्टर बिलाल अनवर। ही इज़ नोन फॉर हिज़ डीप नॉलेज एंड स्किल्स इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शुरू करेंगे हम उनकी बायोग्राफी से और एंड करेंगे उनकी अब तक की जर्नी से। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी थैंक मच यू फॉर सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगी कि आप पैदा कहाँ पे हुए और आपका ताल्लुक किस इलाके से है? जी, मैं एक छोटा-सा शहर है इधर जीटी रोड के ऊपर जेहलम, जी, जी। तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ और इब्तदाई तालीम मेरी वहीं पे थी। कॉलेज लेवल तक मैं वहीं पे पढ़ा। जी, तो ये बताइएगा कि बचपन में आप कैसे थे? क्योंकि हम मोस्टली 2 तरह के बच्चे होते हैं, या तो वो शरारती होते हैं या वो मासूम होते हैं। नहीं जी, शरारती मैं नहीं था। अच्छा, ज़्यादातर जो मुझे बताया गया कि मैं थोड़ा-सा सुस्त, काहल और इस तरह का बच्चा था जिसको जहाँ बिठा दिया जाता था वो बैठा रहता था। तो इतना ज़्यादा जैसे कहा जाता है कि वो एक्टिव बच्चा तो जी, मैं नहीं था। और शायद मेरा ख़्याल है जो मैंने अपने बचपन की तस्वीरें देखी हैं, जी, तो थोड़ा-सा मैं हेल्दी भी था। अच्छा, तो उस वजह से भी शायद वो एक वजह हुई होगी। बिल्कुल। तो वो जब आपको वो कहते थे कि आप बचपन में थोड़े सुस्त से थे, तो अभी आप जिस पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं, आप वो क्या कहते हैं? नहीं, मैं काफ़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन मेरी हुई है जी, बचपन से अभी तक क्योंकि काफ़ी टाइम गुज़र गया। बिल्कुल। लेकिन ये है कि स्कूल लेवल तक आते-आते काफ़ी सारी तब्दीली आ गई थी जी, और बाकी बच्चों की तरह या बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैं भी फिर जो मोहल्ले के जो खेल-कूद जी, जी, होते हैं, जो स्पोर्ट्स होती हैं, जी, उनमें एक्टिव था। वो जो टिपिकल शरारतें होती हैं, वो जी, जी, सारी उनमें मैं किसी हद तक बल्कि काफ़ी हद तक मैं इन्वॉल्व रहा। इन्वॉल्व रहे। और तो वो तब्दीली बहुत पहले आ गई थी, ये इस पोज़ीशन तक पहुँचने से बहुत पहले। अच्छा। तो सर ये बताइएगा कि जब आप छोटे थे, क्योंकि देखिए हम जब छोटे होते हैं हम सोचते हैं कि मैं बड़ी होकर पायलट बनूँगी, डॉक्टर, इंजीनियर। जब आप छोटे थे आप क्या सोचते थे कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? और कौन-सा करियर चूज़ करना चाहते थे तब? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब वो थोड़ी-सी एक शऊर आना शुरू हुआ जी, और चीज़ों को थोड़ा-सा समझना शुरू किया, ख़ास तौर पे ये हाई स्कूल लेवल में जाके, तो मुझे पढ़ने का, लिखने का शुरू से शौक रहा। ख़ास तौर पे फ़िक्शन पढ़ने का काफ़ी शौक जी, रहा जी। और शुरू से ही कुछ घर में माहौल भी ऐसा था, तो आगे-पीछे किताबें बिखरी रहती थी। जी, जी। तो उससे ये था कि एक पढ़ना-लिखना जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान रहा। जी। तो उसका एक जो नेचुरल इंक्लिनेशन थी वो शायद ये थी कि मैं सोचता ये था कि मैं कोई इसी तरह का प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करूँगा। हुँ। जैसे जर्नलिज़्म हो जी, गया, जी, जी। जिसमें मुझे आज़ादी के साथ लिखना और अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिल सके। और ये इंतहाई जो एक अर्ली फ़ेज़ है, उन दिनों की बात है। जी, जी। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा कॉलेज लेवल में जब थोड़ी-सी ज़हनी पुख्तगी आती गई जी, जी। और रिफ़ाइन होते गए थोड़े बहुत, तो ये ख़्याल ज़्यादा स्ट्रेंथन होता गया हुँ, हुँ। कि ये अच्छा फ़ील्ड है, जर्नलिज़्म के साथ आप माशरे में काफ़ी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकते जी, हैं, जी। आप एनालाइज़ कर सकते हैं।
तो मैं काफ़ी एक लंबे अरसे तक इसी में रहा कि मैं एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल का जर्नलिस्ट बनूँगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपने आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जैसा कि अभी आपने बताया कि फ़िक्शन और बुक रीडिंग, तो आपकी फ़ेवरेट बुक कौन-सी है? मेरी जी काफ़ी फ़ेवरेट्स हैं, ठीक है? अगर हम उर्दू लिटरेचर की अगर जी, हम बात करें, तो नॉवेल्स में ख़ास तौर पे उदास नस्लें, मुख्तसर खान तारड़ के जो जी, सफ़रनामे जी। थे शुरू के, वो बहुत अच्छे थे। उसी तरह से बहाओ एक अच्छा नावल था और बेशुमार इसी तरह के जो उर्दू इंग्लिश में मैंने काफ़ी अर्ली स्टेज में शेक्सपियर को पढ़ा। जी, और उसके बाद फिर कुछ रशियन लिटरेचर को जब वो ट्रांसलेट होता जी, जी। गया और हमें मिलता गया, उर्दू में भी ट्रांसलेशंस उसकी फिर मिलनी शुरू हो गई, लेकिन ये है कि इंग्लिश में वो रेडीली अवेलेबल थी। हुँ, हुँ। तो वो लिटरेचर काफ़ी पढ़ा। उसके बाद जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसको काफ़ी ज़्यादा मैंने पढ़ा। जी, और फ़िक्शन के बाद फिर वो एक ट्रांज़िशन होता गया मोर जो सीरियस रीडिंग है जी। उसकी तरफ। और फिर वो उसका नतीजा ये निकला कि ग्लोबल इश्यूज़, ग्लोबल पॉलिटिक्स हुँ। और इन चीज़ों को बड़ा अच्छा डीपली पढ़ने का मौका मिला। जी, जी। तो बेशुमार किताबें हैं जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया, हुँ। कंट्रीब्यूट किया। तो वैसे मैं एक अक्सर कहता होता हूँ कि अगर किसी बंदे ने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक किताब पढ़नी हो, जी, तो उसे वो किताब है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, तो वो पढ़नी चाहिए। जी। बहुत अच्छी किताब है। तो ये और सजेस्ट करेंगे आप हमारे व्यूअर्स को कि ये बुक पढ़ें? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल उनको ये बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है। तो और वैसे देखा जाए तो बुक रीडिंग का जो रुझान है वो बहुत कम हो चुका है। हमारी यंगस्टर्स तो आई थिंक बहुत ही कम पढ़ते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जब एक इंसान जिसकी शख्सियत में ये है कि वो बुक रीडिंग करता है, चाहे वो डेली का 1 पेज पढ़ रहा है या जितने भी रीडिंग कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी शख्सियत पर? देखिए, मैं क जो पढ़ना है उसको एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से या पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। क्योंकि मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि मुझे ये एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है किसी एक दूसरा बंदा जिसकी शायद वो ज़िंदगी का पूरी का एक जी, निचोड़ होगा, तजुर्बा होगा, उसको उसने एक छोटी-सी बुक में इस तरह से कंसाइज़ कर दिया है। तो इससे एक बहुत ही एक नई दुनिया जो होती है, वो बिल्कुल। एक्सप्लोर करने को मिल जाती है। और जब आप किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं तो आप का जो ज़हन है आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को चैलेंज कर रहे होते हैं, जी। क्वेश्चन कर रहे होते हैं हुँ, कि जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, जो मेरा जो अपना व्यू व्यू जी। है, वो ठीक है या नहीं है, हुँ, ठीक है? तो आपके जो अपने व्यूज़ हैं, जो आपका अपना पर्सपेक्टिव है लाइफ़ के बारे में या मुख्तलिफ इश्यूज़ के बारे में, वो रिफ़ाइन होता चला जाता है। जी, जी। तो ये किताब को पढ़ने का एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है। और हमें ये ज़रूर आपकी बात ठीक है कि अब वो रुझान कम होता जा रहा जी, है और जो सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो बाकी सोर्सेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल जी। हो चुके हैं। लेकिन और मैं उनसे इनकार नहीं करता, मैं हुँ, खुद भी उनसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होता हूँ और अपने जी, आप जी। को उनके साथ इन टच भी रखता हूँ। लेकिन उससे आपको एक बड़ी सतही सी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती जी, है जी। और बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी टॉपिक के ऊपर आप सोशल मीडिया में आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, हुँ, तो उससे आपका एक इंटरेस्ट ट्रिगर हो जाता है। जी, जी। और फिर आप जाते हैं, आप देखते हैं अच्छा इसके ऊपर क्या सीरियस वर्क कहाँ पे हुआ बिल्कुल। है, किताबें कौन-सी जी लिखी हाँ। गई हैं। तो किताब की जो वैल्यू है मेरे ख़्याल में वो शायद कम उस तरह से अभी होगे नहीं एक बड़े लंबे अरसे तक हुँ, और उसको होना भी नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों में इसको प्रमोट करें। बिल्कुल। उनकी रीडिंग हैबिट्स जो हैं वो बनाएँ जी। और सम कई दफ़ा इसको थोड़ा-सा डिसिप्लिन भी करना हुँ, पड़ता है बच्चों के साथ क्योंकि ज़ाहिर है कि उनकी अट्रैक्शन दूसरी तरफ होती है। जी, तो मेरा बिल्कुल। ख़्याल है कि पेरेंट्स के तौर पे और जो हमारे उस्ताद हैं, हुँ, उनको चाहिए कि इसमें वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स, वहाँ पे वो एलईडीज़ लगी हुई हैं और वो बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रहे हैं आजकल। एबीसी भी एलईडी टी स्क्रीन्स के ऊपर पढ़ाई जा रही है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं छोटी थी तो हमारे वो नौनिहाल और मैगज़ीन्स आते थे, वीकली मैगज़ीन आता था, जी, जी। अख़बार-ए-जहाँ, उसमें हमने स्टोरीज़ पढ़ना और मतलब इतना शौक होता था कि हम वेट करते थे कि ये संडे, सैटरडे आए और हम पढ़ें। लेकिन अब वो बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गया। बिल्कुल और देखिए ना ये अब आपकी पर्सनैलिटी, आपका करैक्टर, आपकी जी, लाइफ़ का एक हिस्सा है
और आप अभी तक उसको याद कर रही जी हैं हाँ, और बिल्कुल। वो अखबार जहां, हुँ, नौनिहाल और इस तरह के जो दूसरे बिल्कुल। मैगज़ीन्स होते थे वो बड़े अच्छे होते थे। जी, जी, और ठीक है, टेक्नोलॉजी का एक अपना रोल है और वो होना भी चाहिए और हम उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो जनरेशन्स में ट्रांज़िशन है, उसको इतना अब्रप्ट नहीं होना चाहिए, इतना तेज़ नहीं होना जी, चाहिए। उससे फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ास तौर पे हमारे माशरे में तो हर एक को उस तरह से एक्सेस भी नहीं है, जिसको डिजिटल जी, जी, डिवाइड जी, कहा बिल्कुल। जाता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये सारी स्कीम, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो पहलू ब पहलू या एक साथ चलती रहे। तो जब तक कि हम उस टेक्नोलॉजी के उस दौर तक नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं क्योंकि थोड़ा-सा ओल्ड फैशन हूँ, तो मुझे अभी भी किताब हाथ में पकड़ना और वो जो उसकी एक एक वो खुशबू होती है, बिल्कुल। जो नई किताब का जो जी, जी, एक बिल्कुल। वो खुशी होती है, तो मेरा ख़्याल है उसको आप हम आईपैड के साथ मैच नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि हम भी वो इवन के अगर मैं स्कूल बुक्स की ही बात कर लूँ, हमें वो जब न्यू बुक मिलती थी न्यू क्लास में जाके तो इतनी खुशी से हम उसको देखते थे और सँभाल के रखना कि हमारी बुक खराब ना हो, फिर उसकी स्टोरीज़ उर्दू की पढ़ना, इंग्लिश में स्टोरीज़ पढ़ना। हुँ, लेकिन अब मैं देखती हूँ तो जो छोटे बच्चे हैं, हमारे मैं अपनी फैमिली की बात करूँ कोई आस-पास में, वो जब स्कूल से आते हैं तो वो पहले मोबाइल लेते हैं हुँ, कि मैंने आज कार्टून्स देखने मतलब कि हमारा ये होता था कि हम बुक्स पढ़ें। लेकिन वो बिल्कुल टोटली ख़त्म हो चुका है, मैं आपकी इस बात से भी एग्री करती हूँ। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ आऊँगी कि जैसा कि आपने बताया कि ये करियर आपका एक्सीडेंटली चूज़ हुआ। आपने बचपन में सोचा था कि आप जर्नलिस्ट बनेंगे। तो क्योंकि लाइफ़ में हमारे अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आते हैं, तो आपने जब ये करियर चूज़ किया तो ऐसे कौन से अप्स एंड डाउन्स आए? और हमारी जो यूथ या जनरेशन जो इस फ़ील्ड में आना चाह रही है, आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको इस फ़ील्ड में आना चाहिए या नहीं? तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसका मैं पहले जवाब देता हूँ कि जी, हमारी श्योर। नई जनरेशन को इस फ़ील्ड में आना चाहिए या नहीं? आई हुँ। थिंक नई वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं जी, है। जी। ये नए एरियाज़ हैं हुँ। और ये इवॉल्विंग साइंसेज़ हैं और ये ऐसा एरिया है जहाँ जी, पे जी। जो मुख्तलिफ साइंसेज़ हैं, उनकी इंटरसेक्शनैलिटी होती है, वो मिलती हैं। हुँ। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो इसमें फ़िज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इसमें बायो भी है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, सोशल साइंसेज़ भी है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, हम मैथ का बड़ा इस्तेमाल करते हैं जी। और ये सारी चीज़ें। और इससे जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखने की आदत बनती है और आपका एक लाइफ़स्टाइल उस तरह से अडॉप्ट होना शुरू होता है। और दूसरा ये है कि ये नई इकॉनमी है, जी। इसमें बेशुमार नई अपॉर्च्युनिटीज़ इवॉल्व होने जा रही हैं और हो रही हैं। जी, जी। तो स्टूडेंट्स को, नई जनरेशंस को और दूसरा ये है कि ये इनके लिए ये बड़े रियल चैलेंजेस हैं। बिल्कुल इस ऐसा वक़्त है। हम देख रहे हैं ना कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बड़ा डिज़ास्टर्स इश्यू और है। ये जितने भी आफ़ात आ रही हैं, तो आज से 20 साल या 30 साल के बाद इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में और ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। बिल्कुल। तो नई नस्ल ने अपने आप को तैयार करना, मैं बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को एनकरेज करूँगा कि बच्चों को, बच्चियों को ख़ास तौर पे, उनको इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए, इन साइंसेज़ को पढ़ना चाहिए, जी। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए और इन चीज़ों को अपना करियर, अपना प्रोफ़ेशन बनाना चाहिए। जी। जहाँ तक मेरी बात है जी, तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी अ, अपने हायर एजुकेशन लेवल जी, जी। पे यूके से। तो जेहलम के बाद फिर मैं यूके चला गया और फिर अच्छा। वहाँ से मैंने अपनी जो मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में और और वो इकोनॉमिक्स के साथ जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तो उस तरह से एक व कुछ कहा जाए ना कुछ स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस क्लाइमेट चेंज के साथ थी, तो वो उस तरह से तो नहीं थी। लेकिन एक सब्जेक्ट नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ज़रूर था कि जिसमें इनको क्लाइमेट चेंज और साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज या उन जी। चीज़ों को हमें पढ़ाया गया और एक 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 ब्रॉडर इंट्रोडक्शन भी हुँ, हुँ। थी। दूसरा ये हो रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ ख़ासतौर पे जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे इस तरह की डिबेट्स और इस तरह की डिस्कशंस बहुत चल रही होती हैं। जी। बेशुमार इवेंट्स और बेशुमार सेशन, सेमिनार और इस तरह की चीज़ें रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रही होती हैं। और कोई भी जो थोड़ा बहुत चीज़ों को समझना चाहता है तो उसके लिए बेशुमार अपॉर्च्युनिटीज़ और जी, मौके जी। होते हैं कि वो अपनी क्लास के बाद कहीं पे जा सकता है और कुछ सेशंस में बैठ सकता है, डिस्कशन ग्रुप्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये क्लाइमेट चेंज वाला जो इश्यू था वो उस वक़्त काफ़ी हाइलाइट हो रहा था जी, जी। और हम इसको थोड़ा-सा ना एक डिस्टेंस से इसको हम देख रहे थे कि ये क्या है? हुँ। जिस तरह से हम उस वक़्त ग्लोबल पॉवर्टी को देख रहे जी। थे या हम इंटरनेशनल पीस को देख रहे थे या हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो उनके चैलेंजेज़ हैं
जैसे पाकिस्तान भी था, उनको देख रहे थे। हुँ, हुँ। तो इस तरह से ये क्लाइमेट चेंज कुछ एक एक वो ब्रॉडर होराइज़न में था और कुछ हमारे साथ स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे थे जो बड़े पैशनेट थे इस बारे में जी। और वो इस तरह की बातें करते रहते थे। लेकिन ये है कि मेरा अपना कहा जाए कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट था, हुँ, तो हुँ। वो उस वक़्त तक तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। हाँ, ये ज़रूर था कि जब मैं पढ़ रहा था और मुझे था कि मुझे जर्नलिज़्म में जाना जी। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में ये हुआ कि कुछ हमें एक्सपोज़र इस तरह से मिला हुँ। और कुछ हमारे साथ कुल स्टूडेंट्स ऐसे आए जो कि इंटरनेशनल इदारों में जी। उस वक़्त कुछ जॉब्स वगैरह कर हुँ, रहे हुँ। थे। तो उनके साथ थोड़ा उठना-बैठना और डिस्कशन का एक एक मौका वो फ़राहम हो गया। तो उससे थोड़ा-सा मैंने कहा कि मैं अपने आप को फ़र्दर रिफ़ाइन करने के लिए हुँ। और अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए, तो मैं किसी इंटरनेशनल इदारे में कुछ साल के लिए जॉब करूँगा। जी। और उसके लिए मैं कुछ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूनाइटेड जी, नेशंस जी। और इस किस्म के इदारों को मैं टारगेट कर रहा था, जहाँ हुँ। पे मैं बड़ा एक्टिवली अप्लाई कर रहा था ठीक है। जॉब्स के लिए। जी, जी। तो बाय चांस जो मुझे पहली कॉल वापस आई जो मैं पिछले काफ़ी महीनों से एक एफर्ट कर रहा था, जी, जी। तो वो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम से आई नाइस। बोन जर्मनी से। हुँ। और फिर वहाँ पे मैंने जाके वो मेरी पहली जॉब जी, थी जी। प्रैक्टिकली। स्टूडेंट जब मैं था, तो उस दौरान मैंने बेशुमार काम किया अपनी हुँ। यूनिवर्सिटी फ़ीस देने के लिए, तो और किस्म के काम जो भी मिल जाता था, मैं करता था। और उसमें रेस्टोरेंट्स के ऊपर काम करना और सिक्योरिटी के काम और ये जो मुख्तलिफ रिटेल शॉप्स हैं हुँ। ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स शॉप्स के ऊपर अच्छा। काम किया। टैक्सी में चलाता रहा कुछ अर्सा। अच्छा। और इस तरह के मैंने बेशुमार काम किए ताकि मैं अपनी फ़ीस पे कर सकूँ। हुँ। और वो मैंने ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ीस पे कर दी और उसके बाद फिर मैं एक वो जो प्रॉपर जॉब है उसके लिए जी। अपनी कोशिश शुरू कर दी। तो मुझे पहली कॉल जो आई वो आई क्लाइमेट चेंज हुँ। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम से। जी, जी। और उस वक़्त वो इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम क्योटो प्रोटोकॉल होता था और उसमें से वो कुछ यंग इकोनॉमिस्ट को हायर कर रहे थे जी, जी। कि उन्होंने एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम का एक ग्लोबल सिस्टम डिज़ाइन करना था। तो ख़ैर वो कुछ वो शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था, तो हुँ। वो इंटरव्यू वगैरह अच्छा हो गया और मुझे वो ऑफ़र हो गई और ये 1999 की बात है। अच्छा, तो माशाल्लाह। और उसके बाद से आज तक मैं क्लाइमेट चेंज में हूँ। नाइस। तो सर ये बताइएगा कि जैसा कि अभी आपने बताया कि आप यूके चले गए थे अपनी डिग्री के लिए, तो वहाँ पे आपने मुख्तलिफ जॉब्स की। पाकिस्तान की एजुकेशन में और वहाँ की एजुकेशन में आपने क्या डिफ़रेंस देखा? और दूसरा ये कि आपने जब वहाँ पे अपनी फ़ीस वग़ैरह देने के लिए जॉब्स की, तो क्या मुश्किलात वहाँ पे पेश आईं आपको? जो बहुत बड़ा डिफ़रेंस है पाकिस्तान की एजुकेशन में और वहाँ बाय द वे अभी मैं जब देख रहा हूँ मेरे बच्चे यहाँ पे कुछ पढ़ते रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो एजुकेशन है उसका मयार क्वालिटी जो है वो फ़र्दर डाउन गई है बिल्कुल, पिछले कुछ सालों में। अनफॉर्च्यूनेटली। जब हम गवर्नमेंट के स्कूलों से पढ़े, गवर्नमेंट के कॉलेज से पढ़े, तो उस वक़्त फिर भी मयार अच्छा था। जी। टीचर्स हमारे अच्छे थे और उस्ताद हमें अच्छा वो ध्यान देते थे और लेकिन ये है कि अभी ख़ैर वो काफ़ी काफ़ी वो नीचे चला गया है, हुँ, हर चीज़ इतनी ज़्यादा कमर्शियलाइज़ हो चुकी है। तो एक तो ये एक इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट एंगल है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो यूके की ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी जी। एजुकेशन है, एक तो वो बड़ी डिमांडिंग है हुँ, और वो जो जिस तरह से वो पूरा आपका वो 2 साल का या 3 साल का जो भी आपका प्रोग्राम है वो डिज़ाइन करते हैं, तो हुँ। उसमें आपको वो टाइम बड़ा थोड़ा मिलता है। जी, जी। और फिर दूसरा वो आपको एक 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 ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो जी, उसमें जी। ये नहीं होता कि सिर्फ़ आप उसी सब्जेक्ट तक महदूद होते ठीक हैं, है। ठीक है? आप उसका एक ब्रॉडर ख़ास तौर पे सोशल साइंसेज़ क्योंकि मैं सोशल साइंसेज़ में था, तो उसमें हमें सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जी। और बिज़नेस स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें, ये हमारे मैंडेटरी कोर्सेज़ जी, होते थे। जी। तो उनका ख़्याल ये था कि आप एक अच्छे इकोनॉमिस्ट उस वक़्त तक बन ही नहीं सकते, जब आप किसी सोसाइटी की सोशियोलॉजी को नहीं समझते। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? और या वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के आप हुँ, काबिल नहीं होते, या आप प्राइवेट सेक्टर के रोल को समझने के काबिल नहीं होते। सो इस तरह के कोर्सेज़ डिज़ाइन वो इस तरह से होते हैं कि आपको एक एक उस वक़्त तो वो काफ़ी मुश्किल पेश आ रही होती है क्योंकि आपने इधर से किताब उठानी है, उधर से भी बिल्कुल। करनी है, अपनी असाइनमेंट को बैलेंस करना है, ये हुँ। करना है, वो करना है, तो आप एक मुसलसल स्ट्रेस और टेंशन से गुज़र जी, जाते जी। हैं। लेकिन फिर
बाद में आपको थोड़ा अंदाज़ा होता है कि इसने मुझे कितना ज़्यादा प्रोपेल कर दिया और मेरी हुँ, जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कितना ज़्यादा। एग्ज़ैक्टली। तो यूके में और दूसरा ये है कि वो बड़ी स्किल्स बेस्ड एक आपकी एजुकेशन हो जाती है। जी। एनालिटिकल पावर आपकी काफ़ी ज़्यादा वो बूस्ट कर देते हैं, हुँ, हुँ। काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि आपको जॉब्स वगैरह में आके उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जी, जाती जी। है। तो मेरा अपना ख़्याल ये है और मैं अपने बारे में ये समझता हूँ कि उस वो एजुकेशन की वजह से अ, मेरी जो अपनी एनालिटिकल पावर है वो काफ़ी अच्छी है जी, और जी। काफ़ी रिफाइंड है। मैं चीज़ों को एनालाइज़ बेहतर कर सकता हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि और यहाँ पे स्टूडेंट्स को इस तरह का जो स्किल सेट है वो अभी तक भी प्रोवाइड नहीं किया जा नहीं। रहा। तो ये मैं 2 मेजर डिफरेंसेस जो है जी, ना जी, जी। समझता हूँ। जहाँ तक आपने मुश्किलात की बात की, हुँ, तो मैं उसको एज़ सच बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं समझता। वो फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ था। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अ, और उस वक़्त ज़ाहिर है कि एक स्ट्रेस भी रहता था, हुँ। फ्रस्ट्रेशन भी रहती थी। मेरा थोड़ा-सा यूनिक केस था कि मुझे वो यूनिवर्सिटी के लेटर्स आ रहे होते थे कि तुमने अपनी फ़ीस नहीं पे की, इंस्टॉलमेंट्स अच्छा। नहीं पे की। हुँ। वो रेड नोटिस आ रहे होते थे और मैं बहरहाल लगा हुआ था अपने कामों हुँ। में, कभी इधर कुछ काम कर रहा हूँ, कभी उधर कर रहा हूँ, वहाँ से कुछ थोड़े से पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, वहाँ से इकट्ठे कर रहा हूँ, कुछ दोस्तों ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुँ। किया क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ पे थी यूके में मौजूद जी, थी, जी। तो उनकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। हुँ। लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ीस तो मुझे खुद ही देनी थी। जी। तो अ, उस वक़्त वो मुश्किल था, मुझे याद है अच्छे तरीके से कि मैं काफ़ी रफ़ सा रहता था, हुँ। तो महीनों-महीनों बाल नहीं कटवाए और हुँ। एक जीन्स और 2 शर्टों में काफ़ी सारा टाइम गुज़ार दिया और लेकिन ये है कि वो अच्छा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। उसका एक अपना ग्लैमर भी है। जी। तो वो जब हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं या हम अपने कोलीग्स के हुँ। साथ या अपने यंग कोलीग्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट भी करते हैं और मैं बिल्कुल, खुद उसको बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ। एग्ज़ैक्टली एप्रिशिएट करना चाहिए। अब शायद बहुत कम लोगों को आपकी इस साइड का भी पता होगा कि आपने भी इतना फेस किया है। हम हर ज़िंदगी के इंसान के पहलू होते हैं, कुछ मुश्किलात आती हैं, कुछ अच्छा टाइम भी होता है। तो आई थिंक ये आपने एक अच्छी बात की है, यहाँ पे शेयर किया ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो समझती है कि हम शायद बहुत मुश्किलात में हैं, उनको यहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि हम सिर्फ़ मुश्किलात में नहीं, हमसे जो अब अभी आप जिस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं, इसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की है। तो सर अभी आप एज़ अ सीईओ हैं नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड में, ये जर्नी कैसी रही आपकी? कहाँ से शुरू हुई और कैसी जा रही है? वो जो मेरा एक पूरा जर्नी है जो यूनाइटेड नेशंस से शुरू हुआ और उसके बाद फिर मैंने दुनिया में बेशुमार जगह के ऊपर काम किया। मैं जी। यूएस रहा, फिर हुँ। मैं लंदन रहा, फिर मैं अफ्रीका में रहा जो कॉमनवेल्थ के साथ और अफ्रीका के बेशुमार मुल्कों में मैंने जो क्लाइमेट चेंज के और क्लाइमेट फाइनेंस के जो जी, जी। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इनिशिएट किया और उनको इम्प्लीमेंट किया। तो ये जर्नी भी बिल्कुल उसी उसी तसलसल का एक हिस्सा है। ठीक है। तो 23-24 साल मुझे हो गए थे इंटरनेशनली ऑपरेट करते हुए जी। मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जी, तो जी। मैं प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज़ के साथ भी रहा यूके और यूएसए में हुँ। और मैं इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सिस्टम में भी रहा और लेकिन ये है कि ये ख्वाहिश एक ख़ास स्टेज के ऊपर आके ये थोड़ी-सी इवॉल्व होनी शुरू हो गई कि मुझे शायद पाकिस्तान में जाना चाहिए और वहाँ पे कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और मैंने कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ को देखना शुरू किया कि किस जी। किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ पाकिस्तान में है। हुँ। क्योंकि यूएन में भी रह के या इवन कॉमनवेल्थ में भी रह के मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ख़ास कर नहीं सका था। बिल्कुल। और तो उसके आपने ये कुछ सोचा कि आप पाकिस्तान जाके सर्व करें पाकिस्तान को। तो ये बिल्कुल, ये एक पॉइंट के ऊपर आके मेरा हुँ। ख़्याल है हर इंसान ही जब वो एक वो बिल्कुल। मैच्योरिटी लेवल पे आता है, तो फिर सोचना शुरू करता है कि ठीक है आई मीन वेयर डू आई बिलॉन्ग टू मेरे हुँ। रूट्स कहाँ पे है, एग्ज़ैक्टली। मुझे कहाँ पे जाके मैक्सिमम हुँ। सैटिस्फैक्शन हो सकती है। बिल्कुल। तो ये मैंने अपॉर्च्युनिटीज़ को देखना शुरू किया हुँ। और ये अपॉर्च्युनिटी उस वक़्त उस वक़्त इवॉल्व हो रही थी जी कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड जिसको बनाया गया था डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए और जी। इसका बड़ा अच्छा मैंडेट था और
इसके सीईओ की पोज़ीशन पिछले कुछ अरसे से खाली थी। जी, जी। जो पिछले सीईओ थे उनके बाद कुछ गैप आ गया था और वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी थी। जी। तो जब ये मेरी नज़र से गुज़री तो हुँ, मैंने एक अच्छे बहुत ही केयरफुल एनालिसिस के बाद हुँ। कि मुझे ये अप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक़्त मैं अ, कॉमनवेल्थ के साथ जॉब कर रहा था और मैं अफ्रीका में बेस था, अच्छा, मॉरिशस में। नाइस। एक बड़ा खूबसूरत हुँ, आइलैंड है बिल्कुल। इंडियन ओशन में। और और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही थी। बीच के ऊपर घर था हुँ, और वो छोटा-सा जज़ीरा है, लोग बड़े अच्छे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बड़ा अच्छा था। वहाँ पे कोई रश-वश नहीं होता और बिल्कुल। पॉल्यूशन नहीं होता जी, और एग्ज़ैक्टली। ये सारा कुछ। लेकिन ये है कि वो ख्वाहिश ज़रूर थी और मैंने कहा कि चलो इसको इसको अवेल करना चाहिए जी, और बस वो कुछ अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था बिल्कुल। और उसमें कुछ मेरी एक्सपर्टीज़ से ज़्यादा आई थिंक कुछ वो एक जो ग्रैंड प्लान चल रहा होता है हुँ, हुँ। उसकी कुछ कंट्रीब्यूशन मुझे ज़्यादा लगती है जी, और जब मुझे ये ऑफ़र की गई तो इसको मैंने फिर एक्सेप्ट कर लिया। नाइस। तो सर ये बताइएगा कि आपका ये जो इदारा है नेशनल डिज़ास्टर, इसके मकासद क्या हैं? ये इदारा क्या करता है? ये हमारे व्यूअर्स के लिए इसको थोड़ा-सा आप डिफ़ाइन सो कीजिएगा। नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड एनडीआरएमएफ जिसे तो ये फेडरल गवर्नमेंट का दायरा है, जी। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव के साथ हम एसोसिएटेड है। हुँ, हम फंड है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो तो ये है कि जो पाकिस्तान को जिस किस्म के क्लाइमेटिक और डिज़ास्टर चैलेंजेस हैं, जी, उनसे अ, महफूज़ किया जाए। ठीक है। अ, जिसे हम थोड़ी-सी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि रेज़िलियंस बिल्डिंग का जो जी, एजेंडा जी। है, एक रेज़िलिएंट पाकिस्तान की तरफ जो जर्नी है, ये अदारा उसमें बेसिकली जी, एक जी। बुनियादी रोल प्ले करेगा। और हमारा काम रिस्क रिडक्शन का है, जी, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का। बीइंग अ फंड हम फंड मोबिलाइज़ करते हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन से और फिर उन फंड्स को हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और इंटरवेंशंस के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। जी। ताकि जो जो वल्नरेबल या जो कोई ऐसे पाकिस्तान के खित्ते हैं, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से और हुँ, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डिज़ास्टर आते हैं। हम उनको उनको मिनिमाइज़ कर सकें। जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग वहाँ से अफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर हुँ। सकें और एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक रेज़िलियंस बिल्डिंग की तरफ हम अपना रोल प्ले कर सकें। जी, तो बुनियादी रोल इसका ये है। जी। तो सर ये बताइएगा कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के इनिशिएटिव्स क्या हैं अब तक के? तो हमने जी काफ़ी सारा काम किया जी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, पीके में जी। और बहुत ज़्यादा क्योंकि जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में जो फ्लड है, सैलाब है, वो एक बड़ा प्रोमिनेंट और बिल्कुल। एक की चैलेंज है। हुँ। तो हमारे इदारे ने भी इनिशियली उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया जी, जी। और हमने बलूचिस्तान, सिंध, केपीके और पंजाब में और इसी तरह से गिलगित-बल्तिस्तान में हमने फ्लड प्रोटेक्शन जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर काफ़ी काम हमने बेशुमार छोटे-छोटे बाँध बनाए हैं, जिससे जी। कम्युनिटीज़, विलेजेस और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुँ, है, हुँ। उसको महफूज़ किया जा सके। इसी तरह से हमने फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स बनाई हैं जी। काफ़ी सारी इलाकों में, उससे भी फिर जो काफ़ी सारी जो आबादी है, वो हुँ, हुँ। महफूज़ हो जाती है। जी। हमने लोकलाइज़ छोटे लेवल के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाए हैं और लगाए हैं, जिससे हुँ। लोगों को पहले से वार्निंग हो जाती है, वो फिर अपने आप को महफूज़ जगहों के ऊपर लेके जाते हैं। अर्थक्वेक के कॉन्टेक्स्ट में जब 2005 का ज़ल्ज़ला आया था, जी, तो जी। हमारे अ, जीबी में और कश्मीर में बेशुमार बहुत जो स्कूल बिल्डिंग्स थी, तो वो गिर गई हुँ। थी और हमारे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा जानें गई थी। तो उसमें हमने काफ़ी सारे स्कूल जो हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी इस तरह से वो रेट्रोफिटिंग हमने की है जी। कि वो एक जो इस किस्म के अर्थक्वेक से वो महफूज़ हो जाती हुँ। हैं। तो और वो एक लैग टाइम मिल जाता है, जिससे बच्चे अपने आप को महफूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमने रेस्क्यू सर्विसेज़ जो हैं रेस्क्यू 1122 हुँ। वो गिलगित-बल्तिस्तान में हमने वो पूरा एक नेटवर्क वो पूरा एस्टेब्लिश किया। अच्छा। केपीके में हुँ। हमने उसको स्ट्रेंथन किया। लैंडस्लाइडिंग हमने कश्मीर में अ, उसको इम्प्रूव किया क्योंकि ये कश्मीर में बहुत बहुत बड़ा एक बहुत चैलेंज इश्यू है। है, बिल्कुल। सिंध में हमने फ्लड के ऊपर काफ़ी सारा काम किया।
तो इस तरह से हमारे काफ़ी जो इस तरह के इंटरवेंशंस हमारे काम है, कोई $350 मिलियन से ज़्यादा तक की इन्वेस्टमेंट हम अभी तक कर चुके हैं। वेरी नाइस। तो सर ये बताइएगा कि जब हम किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एक सवाल भी बहुत आता है कि इनको फंड कौन करता है? तो आपके इदारे को फंडिंग कौन करता है? हुकूमत की जानिब से होती है या कोई प्राइवेट डोनर करता है? और दूसरा ये कि अभी ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको मज़ीद फंडिंग दरकार है? तो हमारे इदारे को जो इनिशियल फंडिंग आई थी वो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनसे आई थी। जी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग दी और उसके जी, बाद जी। वर्ल्ड बैंक हुँ, और इसी तरह से कुछ छोटे इदारे हैं जैसे फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी हुँ, है, हुँ। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियंस हैं, उन्होंने हमें हमें फंडिंग की थी और उससे ये इदारा बेसिकली अपने अपने पाँव के ऊपर खड़ा हुआ जी। और ये सारी इंटरवेंशन हमने और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस वक़्त एक फंड क्रिएट किया एनडीआरएमएफ में जी, जी। जिसको हम अभी तक यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए, हुँ, कुछ हुँ। हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके इंटरवेंशंस और जी। उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी की और इंटरनेशनल इदारों ने भी की जी, जी। हमें। अभी हम एक्चुअली थोड़ा-सा हम एक बिल्कुल ही नए फ़ेज़ की तरफ जा रहे हैं। जी। हमने एनडीआरएमएफ को पिछले 1 साल में हमने इसकी रीस्ट्रक्चरिंग और रीपर्पसिंग का एक हुँ, हुँ। एक्सरसाइज़ कंप्लीट की है। जी। और उसका बस बुनियादी मकसद ये था कि पहले 5-6 साल हमने बहुत अच्छा काम किया, हुँ। लेकिन जो चैलेंजेज़ हैं और उनकी जो ग्रेविटी है, वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल, नो और डाउट। सो उससे उससे बेसिकली निपटने के लिए और उसको एड्रेस करने के लिए इस इदारे को अपने आप को और ज़्यादा बेहतर करने की जी, ज़रूरत है जी। और हमें अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव और स्ट्रेंथन करने की हुँ। ज़रूरत है। तो हमने एक बहुत लंबी एक एक्सरसाइज़ की है इसको रिपर्पस करने की सही। और एक नई बिज़नेस स्ट्रैटेजी हमने डेवलप की जो कि 10 साल के लिए है। ठीक है। क्योंकि रेज़िलियंस बिल्डिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। उसको आप 2 या 3 साल में इवन 10 साल में भी अचीव नहीं कर सकते। ये हुँ। 25, 30, 50 साल वाला फिनोमेनन है। बिल्कुल। तो हमने पहले 10 साल का एक प्लान जो है जी। वो बनाया और उसकी बेसिस के ऊपर अब हम नई फंड रेज़िंग कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें हमारे पास हमने जो एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई किए हैं हुँ। वो बेशुमार हैं। कुछ तो ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हम पहले से काम कर रहे थे जैसे फ्लड प्रोटेक्शन है, जी। रेस्क्यू सर्विसेज़ है और इस तरह से। लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जिनमें फ़ॉरेस्ट्री सर्विसेज़ है उसके ऊपर हमने पहले भी किया क्योंकि पाकिस्तान में फ़ॉरेस्ट का जो कवर है वो काफ़ी कम हो गया। तो हम उसमें भी काम करने जा रहे हैं। इसी तरह से हम जो ये फ़िशरीज़ वग़ैरह के एरियाज़ हैं जिसे ब्लू इकॉनमी कहा जाता है उनके ऊपर जी। काम करने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को हम इसमें अब लेके आ रहे हैं और हम उनके लिए कुछ इंसेंटिव क्रिएट कर रहे हैं कि वो अपना रोल भी प्ले करें। और क्योंकि ये जो चैलेंजेज़ हैं मुआशरे के वो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट अपने तौर के ऊपर पूरी तरीके से नहीं निपट जी, ऐसे ही है। तो एक जो एरिया है जिसके ऊपर हम एक्चुअली पाकिस्तान में पहली दफ़ा काम शुरू कर हुँ। रहे हैं सो 2 एरियाज़ एक तो ये है कि पाकिस्तान में एक जिसे कहा जाता है क्लाइमेट और डिज़ास्टर रिस्क मॉडलिंग। जी। तो रिस्क मॉडलिंग है बेसिकली कि आप पिछले सिनेरियोज़ को देखते हैं और और नए सिनेरियोज़ की प्रोजेक्शन करने के बाद आप एक रिस्क असेसमेंट करते हुँ। हैं कि ये इलाका या ये ज्योग्राफ़ी या ये सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जी। है, तो वो अगले 20 सालों में या 50 सालों में या 100 सालों में उसके ऊपर किस किस्म का इम्पैक्ट होगा। तो एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान में इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। हुँ। कोई डेटा भी कंपाइल्ड नहीं था। तो उसके उसके लिए हमने एक्चुअली 2 साल पिछले बहुत मेहनत की और हमने एक नेचुरल कैटास्ट्रोफिक मॉडल के नाम से एक अपना बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाया जी, जी। जो कि नस्ट में है और वो एनडीआरएमएफ का है। जी। उससे हम अब इस हमें ये एक हमारी कैपेसिटी डेवलप हो गई है कि हम मुख्तलिफ इदारों के लिए, हुँ। गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए आर-एंड-डी का जो काम है उसके लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए हम एक बहुत ही वाइड स्प्रेड किस्म के रिस्क असेसमेंट का काम कर सकते हैं ठीक है। और हम ये सर्विसेज़ दे रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनको भी दे रहे हैं। हुँ। इसी तरह यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, हम उनको भी दे रहे हैं, ख़ास तौर पे सैलाब की मॉडलिंग के लिए जी, और जी। अर्थक्वेक और हीट वेव्स और इस तरह के। दूसरा एरिया है जो एक अगेन बिल्कुल नया एरिया है जिसको हमने अडॉप्ट किया है वो है कि अभी तक ये होता है कि जब भी कोई डिज़ास्टर आ जाता है,
तो गवर्नमेंट को उसकी सारी कास्ट अपनी उठानी पड़ती है। बिल्कुल। और उसका फिर एक ये जो बाई प्रोडक्ट इम्प्लीकेशन ये हो जाती है, गवर्नमेंट जो सोशल सेक्टर है जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है या यूथ के जो प्रोग्राम्स है, वहाँ से पैसा निकाल जी। के तो उसको ज़ाहिर है कि रिलीफ और रिकवरी उन कामों के लिए देना पड़ता है, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है उस वक़्त। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन ये अचानक होता है, मतलब कि एक डिज़ास्टर आ गया और उस वक़्त हम भाग-दौड़ कर रहे होते हैं कि हमें रिलीफ़ भी चाहिए, हमें फंड्स भी चाहिए, तो इसके लिए भी होना बिल्कुल, तो इसके लिए हमने एक मैकेनिज़्म उसको हम कहते हैं डीआरएफ डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंसिंग जी। और उसके लिए हम कुछ मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं, हुँ। उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें एक ये होगा कि हम जो इंश्योरेंस है, जी, जी। हाँ, हम उसको लेके आएँ ठीक है। और जैसे जो छोटे किसान हैं, उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं, बिल्कुल। तो हम एक क्रॉप इंश्योरेंस का मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ताकि उनको उनकी इंश्योरेंस हो सके और उनको जो उनकी कंपनसेशन है, जो नुकसान हुआ, वो इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाए। हुँ। इसी तरह से हम जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल बिल्डिंग्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं ना, उनकी इंश्योरेंस के लिए उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग अभी कर रहे हैं जी। और उसके बाद उनकी उसकी इंश्योरेंस होगी। जी, जी। तो ये 2-3 ऐसे काम हैं जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहे हैं जी, और बिल्कुल। ये हमारे इदारे ने एक्चुअली इनको अभी फर्स्ट टाइम इनको अडॉप्ट इंट्रोड्यूस किया और जी। इंट्रोड्यूस किया और हम जी, इसको जी। इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट। तो सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से शोबा-जात हैं जिन पे मज़ीद काम करने की आप लगता है कि ज़रूरत है? देखिए जी, क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में तो वो हर शोबे को ही अफ़ेक्ट करेगा। हुँ। अ, वो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमें अपना लाइफ़स्टाइल तब्दील करना पड़ेगा। द वे वी ईट, द वे वी कम्यूट, द वे वी एंटरटेन, द वे वी स्पेंड एनर्जी, हुँ। हर चीज़ को तब्दील करना पड़ेगा नो डाउट। और क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई इम्पैक्ट है, उसके फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि जब हम एक बड़े सेक्टर्स की बात करते हैं, तो जो हमारा बारिशों का पैटर्न है, जी, वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है बिल्कुल। और ज़ाहिर है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उस तेज़ी से तब्दील नहीं हो नहीं सकता। हो हमारी सकता। फसलें उस तरह से नहीं क्योंकि ये हुँ। फसलों का जो पैटर्न है, ये सौ साल की एक एवोल्यूशन और प्रैक्टिसेज़ के बाद ये इवॉल्व हुआ है। जी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी जो यील्ड है, एग्रीकल्चर यील्ड है, ठीक है? उसमें बड़ी वेरिएशन आ हुँ। जाती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और उसको जिसे कहा जाता है क्लाइमेट रिसिलिएंट बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि हमें रिसर्च करनी है, हमें ऐसे बीज लेके आने हैं, हमें ऐसी फसलें तैयार करनी है जो कि हीट वेव्स और मुख्तलिफ टेम्परेचर वेरिएशन और मुख्तलिफ जो प्रेसिपिटेशन वेरिएशंस है, उनको टॉलरेट कर सके और हमारी यील्ड इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि हमारी आबादी जो है वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है जी, और अगर यील्ड नीचे जा रही है तो फूड सिक्योरिटी और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है और आने वाला है ये एक जो बात फ़ोरकास्ट की जा रही है। हुँ। इसी तरह से वाटर सेक्टर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो मुसलसल नीचे जा रहा है जी हाँ। और यहाँ पे उस तरह से वाटर की जो यूटिलाइज़ेशन है वो रेगुलेशन नहीं होती। अम, ये एक फ्री कमोडिटी है, मोस्ट ऑफ लोगों को उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको प्राइस लगानी चाहिए लेकिन उसको कुछ ना कुछ रेगुलेट ज़रूर करने की ज़रूरत है अदरवाइज़ हमारा जो एक्सेस टू वाटर है वो आने वाले सालों में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। हम ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स हैं वो हम एक वाटर कंस्ट्रेंट कंट्री की तरफ हम हुँ। ऑलरेडी उस तरफ जा रहे हैं। जी, तो ये एक सेक्टर जो है ये भी एक बड़ा ज़रूरी है और इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली। और इसी तरह से जो बाकी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जिन्हें कहा जाता है, हुँ। उनको अपने आप को चेंज करने की एनर्जी कंज़म्पशन को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारी इंडस्ट्री इज़ नॉट वेरी क्लीन आइदर और पॉल्यूशन, स्मॉग का इश्यू बिल्कुल। आप को पता ही है कि इवन इस्लामाबाद में भी आना शुरू हो गया, लेकिन आप जी जब हाँ, इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाते हैं, वहाँ तो तो एयर क्वालिटी जो है वो बड़ी इस वक़्त ख़राब है। हमने एक्चुअली कल ही एक छोटा-सा राउंड टेबल किया था हुँ। एयर क्वालिटी के ऊपर जी, जी। और कुछ साइंटिस्ट ने हमें बताया कि ये जो एक आम बात समझी जाती है कि इस्लामाबाद बड़ा क्लीन सिटी है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे भी एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन लाहौर और कराची और बाकी शहरों में
तो ये भी एक बहुत, क्योंकि उसका बराह रास्त उसका इम्पैक्ट आता है बिल्कुल। लोगों की सेहत के ऊपर, जी, एग्ज़ैक्टली। और ख़ास तौर पे बच्चों की सेहत के ऊपर। हुँ, तो ये बड़े चैलेंजेस हैं, ये बहुत हुँ, बड़े-बड़े मसाइल हैं ये। एग्ज़ैक्टली। Sir, as Pakistan is in the list of countries affected by natural disasters, so अभी जो रीसेंट ऐसे कौन से डिज़ास्टर हैं जो पाकिस्तान को डायरेक्टली अफ़ेक्ट कर रहे हैं और बहुत नुकसान दे रहे हैं? जैसा कि अभी आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज है। लेकिन क्लाइमेट चेंज एक आलमी मसला भी है, पाकिस्तान का भी है, तो आलमी इदारे को इनसे निपटने के लिए क्या इकदामात फ़ौरी तौर पे करने चाहिए? एक बिल्कुल क्लाइमेट चेंज आलमी है, उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं जी। वो डोमेस्टिक है, हुँ, वो हर मुल्क में हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत और ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और ये जो हिमालय का सिस्टम है, हुँ, हम उसके बिल्कुल नीचे हैं, तो उस वजह से हमारे ऊपर उसका काफ़ी इम्पैक्ट है। लेकिन ये ग्लोबल फिनोमेना आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हुँ, अ, पाकिस्तान ये जब कन्वर्ट होता है मुख्तलिफ डिज़ास्टर में, चाहे वो सैलाब की शक्ल में जी। हो, चाहे वो जो बारिशों का पैटर्न है वो बिल्कुल ही बदल जाता है उसकी शक्ल में हो, या वो हीट वेव्स की शक्ल में आ जाता है, ठीक है। कुछ इलाकों में ड्राउट चल रहा होता है, जी, जहाँ पे कहत एग्ज़ैक्टली। साली चल रही होती है। तो ये सारे के सारे बल्कि कुछ स्टडीज़ अब तो ये बता रही हैं कि जो कोविड और पैंडेमिक के मसाइल थे, जी। वो भी किसी हद तक क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक्ड हैं। ओह! उस तरह से अभी तक कन्फर्म्ड स्टडीज़ नहीं नहीं है। है, लेकिन जी। ये है कि इनिशियल कुछ रिज़ल्ट ये चीज़ें चीज़ें बता रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ एक्चुअली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट चेंज, या जो क्लाइमेटिक चेंजेज़ हो रही हैं, ग्लोबली हो रही हैं उसके साथ। इसको पाकिस्तान अपने तौर पे या कोई भी मुल्क अपने तौर पे उस तरह से एड्रेस नहीं कर पाएगा। तो हुँ, आलमी जो क़ुव्वतें हैं, या जो एक ग्लोबल कम्युनिटी है, उसको इकट्ठा होने की, वो ऑलरेडी इकट्ठी है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जी। बातचीत भी हो रही है, पॉलिसी मेकिंग भी हो रही है। लेकिन जो काम नहीं हो रहा, वो ये है कि वो जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, वो उस तरह से एक्शंस में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, जी। और कहीं भी नहीं उस तरह से हो हुँ, पा रही, और उसके अपने चैलेंजेस हैं। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है फाइनेंस का, हुँ, रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं है। हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, हमारा ये कहना है कि ग्लोबल कम्युनिटीज़ को, कि ये मसला हमारा पैदा करदा नहीं है। जी। ये जो मेस है, जो क्रिएट हो गई है, हुँ, इसमें हमारा जो हिस्सा है, वो बड़ा थोड़ा है। बिल्कुल। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि वेस्टर्न यूरोप से शुरू हुआ, हुँ, वहाँ से ये एक्चुअली इसकी जो बेसिकली ओरिजिनेशन है, जी, वो जी। वहाँ से शुरू होती है। कंसंट्रेशन ऑफ वो जो ग्रीन हाउस गैसेज़ है, वो जी इंक्रीज़ होना हाँ, वहाँ से बिल्कुल। शुरू हुई। जिसके बाद ये मसला मज़ीद पेचीदा हो गया, और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेंसिटी है, वो इंक्रीज़ हो गई। जी, तो लार्जली जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। उन्हें ज़िम्मेदारी भी उठानी चाहिए। हुँ, उन्हें लार्जेस्ट शेयर लेना चाहिए जी, इसको हल करने के लिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसे, उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं, वो पहले ही बड़ी कंस्ट्रेंट हैं। तो उसमें इस किस्म के इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ को निकालना इन कामों के लिए, और पाकिस्तान पहले ही अपने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज़ जो है वो डिज़ास्टर की रिलीफ़, रिकवरी, उन चीज़ों की वज़ह से वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, और इस तरह से बिल्कुल। बाकी मुल्क भी कर रहे हैं। जी, बांग्लादेश है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, और इसी तरह से। तो आलमी ये जो कंट्रीज़ हैं, जी। उनको इसका ज़्यादा शेयर लेना चाहिए। हुँ, हम वो क्लाइमेट चेंज के जो लोग हैं, हम इसको उसको कहते हैं क्लाइमेट जस्टिस। तो हम इसको क्लाइमेट जस्टिस के नैरेटिव में या कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी के साथ, फाइनेंसिंग के साथ, रिसोर्सेज़ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ सपोर्ट करना चाहिए। और एक्शन इस वजह से नहीं हो पा रहा डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ वो रिसोर्सेज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे, और वो हुँ, उन्होंने इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं, जो क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन है, पेरिस एग्रीमेंट का जो है, जी, उसमें उन्होंने ये चीज़ें कमिट की हुई हैं ठीक है। कि हम ये प्रोवाइड करेंगे। जी, जी। और लेकिन ये है कि वो कोई भी कमिटमेंट अभी तक उन्होंने उसको कंप्लाई नहीं किया, निभाया नहीं हुँ, है। तो रिसोर्सेज़ और इसके लिए एक स्पेशलाइज़्ड टर्म भी यूज़ होती है, और यहाँ पे मैं एक्चुअली ये बल्कि कहना चाहूँगा श्योर। उसको क्लाइमेट फाइनेंस कहते हैं। और ये जो हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्चुअली इसको स्टडी करना चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस, और इसमें आना चाहिए, इसको जी, अंडरस्टैंड करना चाहिए, और इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये अगेन
ये नई इकोनॉमी है जी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन यह है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस जैसे पाकिस्तान में फाइनेंसिंग गैप बहुत ज़्यादा है और इसी तरह से पूरी दुनिया में। तो जो इस वक़्त जिसे कहा जा सकता है ना कि एक्शंस की कमी है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से एक्शन की कमी है बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें ये प्रेशर इंक्रीज़ करना होगा। करना चाहिए, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही। क्योंकि जिस तेज़ी से क्लाइमेट चेंजेज़ मुल्क पे असरात डाल रही है दुनिया के ऊपर, उस तेज़ी से काम नहीं होगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है क्योंकि ये फिर एक ऐसा एक स्पाइरल है या कैच अप है, ठीक है, जिसमें हम एक परपेचुअली एक हमेशा से इसी तरह चलते रहेंगे। बिल्कुल, तो ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने रिसोर्सेज़ भी इसमें जहाँ तक हो सके, लेकिन ये प्राइमरी ड्यूटी जो है या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की है और हमें इसके एग्ज़ैक्टली। लिए प्रेशर इंक्रीज़ करना चाहिए। आपने सुना होगा ये कॉप मीटिंग्स जी, होती हैं बिल्कुल मैंने कॉप बिल्कुल, 28 दुबई में थी, कॉप 29 अभी बाकू में हो रही है जी, और ये ऐसे फोरम्स होते हैं जहाँ पे इस किस्म का प्रेशर बिल्ड होता भी बिल्कुल, है और इसको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बहुत करने की ज़रूरत है। तो सर अच्छा अब जब माहौलियाती आलूगी की हम बात करते हैं तो हमारे ज़हन में अक्सर एक एक बात आती है कि दरख्त लगाएँ जी। और अक्सर कहा जाता है कि दरख्त लगाएँ, माहौल बचाएँ। तो क्या सिर्फ़ दरख्त लगाओ मुहिम जो है वही है सिर्फ़ माहौलियाती आलूदगी से निपटने का वाहिद हल? नहीं दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है हुँ, और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे हमारा फ़ॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत ही कम रह गया और बिल्कुल। इसकी मैं बिल्कुल भी इस किस्म का इम्प्रेशन नहीं देना चाहूँगा कि दरख्त लगाने से कुछ नहीं होता या हमें नहीं लगाना है। फ़ॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करना और दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है जी, और पिछले कुछ सालों में एक्चुअली पाकिस्तान में इसके लिए अवेयरनेस भी हुई है और जी हमारे हाँ। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ा इसमें हिस्सा लेते जी, हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये तो उससे एक इम्पैक्ट ज़रूर आता है। हुँ, ये इसमें कोई डिनायल नहीं है। जी, जी। लेकिन सिर्फ़ दरख्त लगाना ही इसका हल नहीं है। क्योंकि जो दरख्त हैं वो जो आपके जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ख़ास जी, तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? वो उसको अब्ज़ॉर्ब करते हैं। हर दरख्त करता भी नहीं है। तो दरख्त लगाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हुँ, आपको पता हो कि कौन से दरख्त हमें लगाने चाहिए। बिल्कुल। हर दरख्त का एक अपना जैसे कहा जाता है इकोसिस्टम भी होता जी है हाँ, और बिल्कुल। उसको उसको एक माहौल चाहिए होता है जी, और उसी माहौल में वो दरख्त बेहतर परफ़ॉर्म करता है। हुँ, हुँ, और ये इन्फॉर्मेशन जब आप एक दरख्त लगाने जा रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन भी लेनी चाहिए कि हमें किस किस्म के दरख्त लगाने चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन ये है कि उसके अलावा हमें बेशुमार और काम करने की ज़रूरत है। तो इसको मैं इस तरह से समझाऊँगा कि एक तो चीज़ है कि आप दरख्त जो हैं वो अब्ज़ॉर्ब करते हैं, लेकिन उनकी अब्ज़ॉर्ब करने की एक कैपेसिटी है। तो उससे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है कि जो ये हार्मफुल गैसेज़ होती हैं, नुकसानदेह गैसेज़ हैं या पोल्यूटेंट्स हैं हुँ, जो जो उनके सोर्सेज़ हैं उनको भी कम करने की ज़रूरत है। बल्कि बहुत सारे सोर्सेज़ जो हैं, उनको तो बिल्कुल कंप्लीटली ब्लॉक करने की ज़रूरत है, जिसमें गाड़ियों का इस्तेमाल है और ख़ास तौर पे ये जो हमारे मोटरसाइकिल्स हैं जी हाँ। जिनके 2 स्ट्रोक्स इंजन्स होते हैं, वो और रिक्शाज़ और ये जो आपकी हैं चिंगज़ीज़ जी, अ, इनको अम इनका इस्तेमाल कम करना हुँ, और इनको फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक जो रिक्शाज़ हैं, जी, उसकी तरफ कन्वर्ट करना ताकि ये है कि ये जो रिलीज़ है उसको कम किया जा सके। तो ये रिलीज़ जो है उसको भी कम करने की ज़रूरत है क्योंकि आप जितने मर्ज़ी भी दरख़्त लगा लेंगे, तो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक आपको उसका सोर्स जो है उसमें कोई ना कोई इंटरवेंशन नहीं कर पाते। एग्ज़ैक्टली। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि हमारी बेशुमार जो इंडस्ट्री है ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, इस्लामाबाद में तो चलो इंडस्ट्री कम है हुँ, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे देखा होगा हमारे इस्लामाबाद के आगे-पीछे वो हैं भट्टा जी, जिसको कहते हैं ब्रिक किल्स और वहाँ से वो इंतहाई एक टॉक्सिक किस्म का धुआँ जो है वो जी, रिलीज़ हो रहा एग्ज़ैक्टली। होता है और अब वो धुआँ वो बहुत ही पोल्यूटेंट है, बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत नुकसानदेह है और उसमें से कुछ गैसेज़ ऐसी हैं, जो एक बहुत लंबा अरसा फ़ज़ा में रहती हैं, जी हाँ। ठीक है? और वो उस तरह से डिसॉल्व नहीं होती या ये है कि वो बहुत ऊँचा नहीं जा सकती। जी, जी, तो उनको ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करने की भी ज़रूरत है जिनसे उनके एमिशंस या उनकी जो रिलीज़ेज़ हैं, वो कम की जा सके। बिल्कुल। इसी तरह से कुछ हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ ऐसी हैं कि जिसमें हम बेशुमार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स हैं और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एमिशंस होते हैं। हुँ,
एक गैस है उसे कहते हैं CH4 मीथेन, जी, आपने भी जी, जी, स्कूलों में जी, पढ़ी होगी। बिल्कुल। और पाकिस्तान वैसे तो जो एमिशंस लेवल के ऊपर काफ़ी नीचे है, हुँ, लेकिन मीथेन में काफ़ी हाई है। और इसकी एक वजह ये है कि वो जो हम यहाँ पे कुछ हमारी फसलें ऐसी हैं जिनसे बेशुमार मीथेन रिलीज़ होती है। और अच्छा। दूसरा हमारे जो किसान हैं जब उनकी फसल कट जाती हुँ, है और वो पीछे जो अ, फसल रह जाती है उसको आग लगा देते हैं। जी, रेज़िड्यूअल बर्निंग उसे कहते हैं। तो जब वो उन दिनों में जब वो आग लगाते हैं, तो CH4 एमिशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं उन दिनों में। एग्ज़ैक्टली। और CH4 बड़ी इम्पोर्टेंट गैस है और उसका माहौल के ऊपर काफ़ी हुँ, इम्पैक्ट हुँ, होता है और बड़े लंबे अरसे तक रहता है। नेगेटिव इम्पैक्ट। हाँ, अभी कुछ रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट शाये हुई थी आई थिंक लाहौर की किसी फैक्ट्रीज़ के हवाले से कि उनसे जो स्मोक जो धुआँ निकल रहा है उसकी वज़ह से छोटे बच्चों में कैंसर की वो जरासीम जो है वो पैदा हो रहे हैं। और जी, वो जैसे-जैसे ग्रो करेंगे वो जरासीम जो कैंसर सेल्स हैं जो उनकी बॉडी में उस धुएँ की वज़ह से जा चुके हैं वो भी फैलते जाएँगे। तो उन फैक्ट्रीज़ के अगेंस्ट हुकूमत से मतलब जो वहाँ के रिहायशी थे उन्होंने जाके कंप्लेंट भी फ़ाइल की, लेकिन उसका कोई वो हल नहीं निकाला उन्होंने। वहाँ पे ये हो जाता है कि वो दोनों आपस में निपटा लेते हैं एक-दूसरे से। तो ये भी एक बड़ी अलमिया है हमारे लिए कि हम जानते हुए भी कि ये हमारे नस्लों के लिए नुकसानदेह है, फिर भी हम उसके लिए कुछ करते ही नहीं हैं। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है और ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से तो ये बहुत सीरियस है जी। इश्यू क्योंकि अब तो स्टडीज़ ऐसी मौजूद है कि जो हमारी ये जो ऐसी गैसेज़ हैं, उनका इम्पैक्ट बच्चों की पैदाइश से पहले ही उनकी सेहत के ऊपर होना शुरू हो जी। जाता है। और दैट्स हाउ सीरियस इट इज़ एक्चुअली। हुँ। और और उसके बाद आपको पता ही है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जिससे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है जी। बच्चे, ठीक है? और 38 मिलियन, 37 मिलियन समथिंग लाइक दिस ये नंबर बहुत बड़ा है जी, एक्चुअली। एग्ज़ैक्टली। तो और उसका अभी जो कहा जा रहा है कि उसकी ये एक वजह न्यूट्रिशन और हाइजीन और वाटर तो बिल्कुल उसकी एक वजह है ही है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि ये भी एक जो माहौलियाती आलूदगी है, जो पॉल्यूशन है, ये भी उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि बच्चों जी। की ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पा रही। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, ये मौजूद हैं, ये अवेलेबल हैं, ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। जी, मीडिया इसको एग्ज़ैक्टली। डिस्कस भी कर रहा है, जो कि जी बहुत हाँ। अच्छी बात है। हुँ। अ, जो अगला स्टेप है आई थिंक अवेयरनेस रेज़िंग को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है, मज़ीद उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और जो उसका अगला स्टेप है वो है कि अ, इसकी एनफोर्समेंट। हुँ, पाकिस्तान में एक्चुअली ये जो लॉज़ मौजूद हैं, लेकिन उनकी एनफोर्समेंट नहीं हो पा रही। अनफॉर्च्यूनेटली। वो हुँ, नहीं हो पा रही। तो वो जो मैकेनिज़्म है, उसको स्ट्रेंथन करने की हुँ। ज़रूरत है। गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को थोड़ा-सा तैयार करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि हमने अभी एक वो राउंड टेबल किया इसी अ, टॉपिक के ऊपर और हमने गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को कहा कि आप बताएँ जहाँ पे आपको कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे आपको कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, ठीक है? या कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको सीक करनी है, तो हम एज़ एन एनडीआरएमएफ आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये है कि लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी भी एक कैपेसिटी है। एनफोर्समेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा चैलेंज है हुँ। पाकिस्तान में और उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। जी, एग्ज़ैक्टली। Um, there are, I think, I guess 13,000 or 52 something, if I'm not wrong, glaciers are in Gilgit. They are affecting Gilgit Baltistan. तो इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? क्योंकि वो they are melting very speedily. या और ये अलार्मिंग सूरत-ए-हाल है कि और ये इसी वजह से क्योंकि जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है पाकिस्तान का वो बाकी जो ग्लोबल एवरेज है उससे ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा। और इस वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और उसी की वजह से सैलाब भी आते हैं और ये सारा कुछ। और हमारा तो जो एक पूरा का पूरा जो वाटर सिस्टम है पाकिस्तान का, वो ग्लेशियर्स के ऊपर जी बेस्ड है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है? और हमारी पूरी सिविलाइज़ेशन हुँ, वो उसका इन्हिसार ही इसी बात के ग्लेशियर्स ऊपर है, पर है। ग्लेशियर्स के बिल्कुल। ऊपर है। तो इस वजह से ये और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमें जो रिलीज़ ऑफ एमिशंस है उसको रोकना चाहिए। ग्लेशियर्स के ऊपर एक्चुअली ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, उनके हुँ, बिहेवियर को स्टडी करने की ज़रूरत है कि ग्लेशियर्स को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं
और ये मुश्किल काम है। इसको इसके ऊपर एक बड़ी कंसर्टेड और लंबी एफर्ट चाहिए। बिल्कुल। ठीक है? और जो अगर ये सूरत-ए-हाल कुछ सालों तक रहती है, तो हमें नए एवेन्यूज़ बनाने चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि जो इस वक़्त जो जो ग्लेशियर्स जो इस वक़्त मेल्ट हो रहे हैं जी। और वहाँ से जो वाटर आ रहा है, तो उस वाटर को हम स्टोर कर सकें और उस वाटर की हम बेहतर यूटिलाइज़ेशन कर जी। सकें। और उसके साथ-साथ हम ग्लेशियर्स मेल्टिंग को स्लो डाउन करने की कोशिश भी करें। अ, उसके लिए कुछ किसी हद तक कुछ ना कुछ स्टडीज़ हो रही हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली। लास्टली मुझे ये बताइएगा कि एक इंडिविजुअल अपना क्या रोल अदा कर सकता है इन तमाम चीज़ों में? देखिए इंडिविजुअल्स बिहेवियर अ, ही कलेक्टिव बिहेवियर्स बनते हैं। इसलिए हम सब की इसमें ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस हवाले से बाज़ औक़ात जो छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं, जी। वो फिर ऐड अप होके एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारे अंदर एक वो कहा जाए कि रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करने की जो अवेयरनेस है, वो उस तरह से नहीं है। हुँ। तो एक तो ये है कि हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और हमें ये चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, जी। चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो वाटर है, ठीक है, चाहे वो हवा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है। इनकी कुछ बिल्कुल। एक मिकदार है, एक जी। रेस्ट्रिक्शन है और हमें ये ज़हन में रख के ही इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे जो इंडिविजुअल बिहेवियर्स हैं उनको थोड़ा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जैसे हम एनर्जी का इस्तेमाल कैसे हुँ। करते हैं। जब हम छोटे थे, तो हालाँकि उस वक़्त आजकल ये बिजली के बिलों का बड़ा शोर पड़ा हुआ, तो उस वक़्त बिजली इतनी ज़्यादा महँगी नहीं थी। हुँ। लेकिन उस वक़्त हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें ये बताते थे कि ये कमरे से बाहर निकलो तो अब बत्ती बंद करके निकलो, बिल्कुल, पंखा बंद करके निकलो बिल्कुल ऐसा ही और है। ये सारी चीज़ें। और ये फिर हमारी वो एक हैबिचुअल हो गया, हमारे शऊर का हिस्सा बन जी गया हाँ। और शायद अभी भी हम जब उसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। हुँ। तो आई थिंक ये सो इस किस्म की पेरेंटिंग में ये चीज़ें बच्चों को बताने की ज़रूरत है, पानी के इस्तेमाल के लिए जी। या एनर्जी के इस्तेमाल के लिए। इस तरह से हमारे जो जिस तरह से हम वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं शहरों में हुँ। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, इस वक़्त बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है, ठीक है? तो उसमें भी हमें थोड़ा ख़्याल करना चाहिए कि जी। हम कितना वेस्ट जनरेट करते हैं। हुँ। और दूसरा ये है कि जो हमारी कम्यूटिंग है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है? और ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉल्यूशन का इश्यू है, बड़े शहरों में इवन इस्लामाबाद में भी, वो लार्जली वेहिकुलर एमिशंस के साथ जी। रिलेटेड है, ठीक है? बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हुँ। रोड के ऊपर है इस वक़्त। तो उस तरह से कारपूलिंग या उस तरह से छोटी जो अम, इलेक्ट्रिक टाइप जो व्हीकल्स जी। हैं या इस तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं, वो अभी तक उस तरह से इवॉल्व नहीं हो सके। जी, बिल्कुल। तो उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो ये और उसके बाद दरख्त लगाना जहाँ पे भी मौका मिले उनको लगाना चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए। अ, दूसरा ये है कि ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है, वो इस वक़्त बड़ी चार्ज्ड है और बड़ी अवेयर है जी। और उनको अपना रोल यहाँ पे तो प्ले करना ही चाहिए, लेकिन ये है कि उनको इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भी जाके अपना रोल प्ले करना चाहिए। जी, तो एग्ज़ैक्टली। एक ग्लोबल यूथ नेटवर्क भी डेवलप हो चुके हैं, बिल्कुल। जिसमें ये मुख्तलिफ मुल्कों के यूथ जो हैं, वो एक-दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर हुँ, कर रहे हुँ। होते हैं। और फिर वो इंटरनेशनल जो डिफरेंट उनको फोरम्स मिलते हैं, वो वहाँ पे जाके इन चीज़ों को शेयर करते हैं। जी। तो ये सारा कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ठीक कहा आपने। थैंक यू सो मच सर, आपने वक़्त दिया और मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिली और उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी आपकी बायोग्राफ़ी से लेकर अब तक की जो जर्नी है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और यकीनन आपको ये हुआ होगा कि अब आप अपना क्लाइमेट चेंज के जो नुकसानात हमारे कंट्री पर हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आपने मिस्टर बिलाल अनवर की तमाम गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से कोई सवालात करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।